ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे MHT CT से रिलेटेड MCQs एंड दिस चैप्टर इज 16 चैप्टर। उसका सिनॉप्सिस आपको मिल चुका है, थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन था उसमें, तो वीडियो आपका बड़ा हो गया, आप एक बार देख लेना। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि इसमें कुछ खास प्रॉब्लम्स या फिर कुछ खास डेरिवेशंस अच्छे कुछ नहीं था, या जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जिस पे बन सकें, जो प्रॉब्लम ये फॉर्मूले कुछ खास नहीं थे इसके अंदर, जैसे बाकी सारे टॉपिक्स में होता है। तो इसमें थियरी ही थियरी थी और उन सारी थियरी को अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, जो भी पूरा पार्ट थियरी पढ़ाया है, जो बोर्ड्स वालों को पढ़ाया था, एग्जैक्टली वही चीज़ आपको दिया है। तो थोड़ा सा इस चैप्टर के लिए वो लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ समझ सकते हो कि वो चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया, आपका थियरी का काम हो जाएगा। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस है वो बड़े ही आसान होते हैं, और आपने बस वो सिनॉप्सिस कर लिया तो आप एक हिसाब से समझ लो कि आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लगेंगे नहीं, कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और वही टाइप बार बार रिपीट होगा। आप 2 से 4 क्वेश्चन भी देख लोगे तो आगे का खुद ही सॉल्व कर ले जाओगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें आपको इस चैप्टर में लगने वाला नहीं है। बस हाँ, जो लगेगा वो थियरी को अच्छे से समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, तो आपको सिनॉप्सिस वाले वीडियोज़ में टाइम देना पड़ेगा। ये बात मैंने तीनों के तीनों मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर्स के लिए कही थी। 15, 16 और 17 तीनों, सॉरी 15 बोल रहा हूँ मैं, 14, 15 और 16 तीनों चैप्टर के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको थियरी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। थियरी अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आपके सामने है। थियरी अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि देखो मैकेनिक्स जब मैं स्टार्ट में पढ़ा रहा था तब शायद आप थियरी स्ट्रॉन्ग ना भी होता तो क्वेश्चन के दौरान मैं थियरी जो है क्लियर कर ले जाता, लेकिन भाई इन चैप्टर्स में नहीं होगा। इन चैप्टर्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व करते दौरान उतने अच्छे से थियरी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इनका फंडा ही एकदम अलग होता है। तो आपको पहले अच्छे से सिनॉप्सिस करना होगा, साथ साथ मेरे नहीं कर पाओगे थियरी। हाँ, अगर आपने वीडियो देख रखा है बहुत अच्छे से, सिनॉप्सिस वाले वीडियोस, थियरी पार्ट अच्छे से कर रखा है, तो फिर मेरे लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा, आपके लिए भी आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, MCQ सॉल्व करते समय। चलो देखो, इन कॉमन एमिटर सी मोड में आपका ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है। कॉमन एमिटर मोड ऑफ अ ट्रांजिस्टर, व्हेन द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इज चेंज्ड बाय 0.4 वोल्ट। कलेक्टर एमिटर मतलब VCE, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज डेल्टा VCE, इसको चेंज किया गया कितने से, 0.4 वोल्ट से चेंज किया गया है। द कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 0.04 मिली एम्पियर। अब जो आपका कलेक्टर करंट है वो चेंज हो रहा है, मतलब डेल्टा IC चेंज हो रहा है 0.04 मिली एम्पियर से। इसे एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा आपका, ठीक है। द आउटपुट रेजिस्टेंस इज, अब आपका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रांजिस्टर का आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब इसको RO बोल सकते हो, और अगर आपको ट्रांजिस्टर याद होगा, जैसे मान लो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, एमिटर यहाँ पे, बेस यहाँ पे, कलेक्टर। तो यहाँ पे हम हमेशा रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको या तो कई बार RC लिखा जाता है या तो RL लिखा जाता है, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम लोग RB बोलते हैं, है ना। और एक कनेक्शन आप यहाँ से देते हो बैटरी लगाकर, इस तरीके से, जिसको VBB बोलते हो, अगर ट्रांजिस्टर का डायग्राम आपको याद होगा तो, और यहाँ से आप VCC का सप्लाई देते हो, राइट। तो आप देखोगे तो ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। तो इनपुट रेजिस्टेंस या तो RI लिखेंगे या RB को भी इनपुट रेजिस्टेंस मान लिया जाता है अगर कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है तो। और ये आपका आउटपुट पार्ट, करंट आपका इनपुट IB और करंट आपका यहाँ पे आउटपुट IC हो जाएगा। तो आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था हमारा, वो क्या था फॉर्मूला, डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IB। अब देखो, अगर आप C और एमिटर E, इसको हमने ग्राउंड किया था, इन दोनों के बीच में जब वोल्टेज मेजर करते हो तो वो आपको VCE मिलता है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो B और E, इनके बीच में जब वोल्टेज मेजर करते हो तो VBE मिलता है आपको। मैं बार बार ये डायग्राम बनाने वाला नहीं हूँ, ये डायग्राम आपको याद रखना है। ये ट्रांजिस्टर था आपका। तो हमने इनपुट रेजिस्टेंस क्या डिफाइन किया था, डेल्टा VBE इनपुट वोल्टेज में चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा IB इनपुट करंट में चेंज। वैसे आउटपुट में आपका ये डिफाइन किया था। तो सिंपल है, बस डेल्टा VC अपॉन डेल्टा IB। डेल्टा VC का वैल्यू 0.4 है और इसका 0.04 है, 10⁻³ है। तो ये कितना हो जाएगा,
ये आई थिंक 1 10 इंटू 10⁻³ ओम, तो ये हो जाएगा 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, ऑप्शन ए। एक बात और आप याद रख सकते हो, देखो V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ओम्स लॉ होता है ना। तो इसी में हम क्या लिख देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर से, V इज इक्वल टू आई आर से आई इज इक्वल टू वी बाय सॉरी R इज इक्वल टू वी अपॉन आई आ जाता है। एक सेकेंड ना, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई आ जाता है। तो हमने इनपुट रेजिस्टेंस में ऐसे ही निकाला, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, R रेजिस्टेंस, V मतलब चेंज इन वोल्टेज हो गया, और I आपका चेंज इन करंट हो जाएगा। तो ऐसे किसी केस में जहां पे ओम्स लॉ आप यूज कर रहे हो, तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आप V वोल्ट में मेजर कर रहे हो, करंट अगर आपका मिली एम्पियर में है, करंट आपका अगर मिली एम्पियर में मेजर कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस आपका अपने आप किलो ओम में आ जाएगा। V वोल्ट में मेजर हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में मेजर कर रहे हो, करंट मिली एम्पियर में, तो रेजिस्टेंस आपका अपने आप किलो ओम में आ जाएगा। या रेजिस्टेंस किलो ओम में तो करंट मिली एम्पियर में आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। देखो V वोल्ट में मेजर कर रहे थे, करंट आपका मिली एम्पियर में, तो अपने आप रेजिस्टेंस किलो ओम में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ना देखो लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भर भर के आया। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो सीईटी में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है वो लॉजिक गेट से पूछा जाता है, तो इसे एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। बाकी पूरा चैप्टर थियरी वाला है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस इसमें लॉजिक गेट्स के ही हैं। तो जो भी आपके लॉजिक गेट्स हमने पढ़े हैं, एक तो नॉट गेट पढ़ा है, नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर और एक्सॉर, ये टोटल 6 गेट्स है। मैंने बताया था 6 गेट्स के आपको सिंबल याद होने चाहिए, उसका ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए, उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है याद होना चाहिए, मतलब वो क्या ऑपरेशन कर रहा है वो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडिया आ जाएगा आपको। द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट शोन बिलो बिकम्स, अब देखो ये मिला जुला के कौन सा गेट बनेगा लास्ट में ये आपको बताना है, तो उसके लिए आपको ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल किससे मैच करता है वो देखते हैं हम लोग। ट्रुथ टेबल में हमने देखा था 2 इनपुट्स है ए बी, 0 0 1 1 0 1 0 1 ये इनपुट्स होंगे। अब देखो y आउटपुट आपका क्या आता है वो चेक करता है ना। देखो ये इस तरह से जो कनेक्शन होता है इसमें इसी को जोड़ दिया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 2 कनेक्शन डाला है, यहाँ पे भी ए डाला, यहाँ पे भी ए डाल दिया, यहाँ पे भी इसी तरीके से 2 इनपुट है। ये एक्चुअली में आपका नैंड गेट है, दिस इज योर नैंड गेट, सॉरी दिस इज नैंड गेट, राइट। नैंड गेट में 2 इनपुट चाहिए रहता है, यहाँ पे भी 2 इनपुट आपका बी और बी ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों को सेम बी को ही दोनों में डाल दिया है। अब इन्होंने ए डैश क्या लिखा है, बी डैश क्या लिखा है, छोड़ो जाने दो, उससे हमको लेना देना नहीं है। फाइनली आपको यहाँ पे ये भी जो है वो नैंड गेट ही मिलेगा आपको, मतलब तीनों के तीनों नैंड गेट्स ही है यहाँ पे। अब नैंड क्या करता है बताओ, नैंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है पहले, एंड करके, एंड मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। तो ए और ए पहले मल्टीप्लाई कर, इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, ए डॉट ए मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसका क्या करेगा, ये ले लेगा आपका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये क्या करेगा, बी डॉट बी पहले मल्टीप्लाई करेगा, एंड हो गया, एंड का फिर नैंड कर देगा। अब आपको कुछ रिजल्ट्स में साथ में बताते चलूंगा, याद रखना है। देखो यहीं पे बता देता हूँ मैं, ए डॉट ए हमेशा ए ही होगा, चेक कर लो। 0 देखो 2 ही इनपुट्स होते हैं, 2 ही वैल्यूज होते हैं, 0.0 0 होगा, 1.1 1 होगा, ये याद रखना। ए डॉट ए बी डॉट बी हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, बी डॉट बी भी आपको क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा। अच्छा, ए प्लस ए भी आपको ए मिलेगा, और बी प्लस बी भी यहाँ पे आपको बी मिलेगा, ये बूलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे 0 + 0 0 मिलता है, 1 + 1 1 मिलता है। तो यहाँ पे देखो ए डॉट ए का मतलब क्या है, ए डॉट ए का मतलब है कि आपको ए ही मिलेगा, तो यहाँ पे ये ए डॉट ए जो होगा वो ए बार बन जाएगा, समझ गए। और ये बी डॉट बी क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी बार बन जाएगा। ए डॉट ए को ए लिख दिया, लिख देता हूँ मैं, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए और बी डॉट बी इज इक्वल टू बी। ऊपर बार लगाओगे तो यहाँ भी बार आ जाएगा। अब यहाँ ए बार आ रहा है और यहाँ बी बार आ रहा है, फिर ये नैंड करेगा। नैंड कैसे करेगा, ए बार और बी बार को पहले मल्टीप्लाई करेगा, ए बार बी बार को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका नैंड कर देगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दोनों इनपुट्स को पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। तो फाइनली जो आपको आउटपुट बाय आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ, ए डॉट बी का बार।
अब देखो बार जब आप सेपरेट करते हो, जो ऊपर वाला बार है, जब दोनों में इंडिविजुअली सेपरेट करते हो तो क्या होता है बताओ, आपका प्लस डॉट का जो है ना वो प्लस बन जाता है। तो पहले प्लस बना लो और ये बार उसके ऊपर एक बार आ जाएगा, प्लस बी बार पहले से था उस पर बार आ जाएगा। जब दोनों बार सेपरेट कर दिया आपने, डॉट का प्लस बन जाता है, प्लस का डॉट बन जाता है। एक और चीज, ए बार का बार आपको ए दे देगा, बी बार का बार आपको बी दे देगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट लोगे 0 आएगा, अब फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फिर 1 आ जाएगा आपको। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे 1, तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको वापस वही नंबर मिल जाता है। तो ए बार का बार ए हो जाएगा, बी बार का बार बी हो जाएगा, और ये ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये और गेट बन गया। तो फाइनली आपको ये लास्ट में और गेट मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन बी। तो मुझे लगता है ट्रुथ टेबल की यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रहने दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी सारी चीजें सिंपल ही है यहाँ पे। अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर है विद अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो। लोड मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, लोड याद रखना आउटपुट होता है, लोड मीन्स आउटपुट, और आउटपुट में आपको पता है कि हम आरसी यूज करते हैं। यानी कि देखो मैंने पहले बताया कि मैं बार बार बनाऊंगा नहीं ट्रांजिस्टर को, ये रहा आपका आरसी, ये आउटपुट, ये इनपुट, इनपुट आरबी आउटपुट आरसी। चलिए ओके, द इनपुट रेजिस्टेंस इज 150 ओम। इनपुट मतलब आपका आर बी लिखो या आर आई लिखो, इनपुट लिख देता हूं मैं 150 ओम, और आउटपुट आपका क्या है आर सी, वो कितना दिया हुआ है 2 किलो ओम दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करोगे तो 2000 ओम हो जाएगा। बेस करंट यानी कि आई बी चेंज्ड बाय 20 माइक्रो एम्पियर, चेंज हो रहा है तो डेल्टा आई बी लिखेंगे, बेस करंट चेंज हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर से, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर, विच रिजल्ट इन अ चेंज इन कलेक्टर करंट बाय, कलेक्टर करंट में भी चेंज हो रहा है। बेस करंट कलेक्टर करंट को कंट्रोल करता है 1.5 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज, वोल्टेज गेन क्या होगा, तो वोल्टेज गेन अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, तो देखो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखो, करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन। तो करंट गेन तो आपका बीटा होता है, अगर सी एम्पलीफायर है तो करंट गेन बीटा होता है। रेजिस्टेंस गेन क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट आर सी होता है, इनपुट आर बी होता है। फिर देख लो यहाँ पे आउटपुट इनपुट, राइट, इस साइड वाले सब इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, ये हम थियरी में भी कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अब बीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ, बीटा का वैल्यू क्या होगा, आई सी अपॉन आई बी होता है, यानी कि डेल्टा आई सी, यहाँ पे डेल्टा वाला दिया है तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, चेंज वाला दिया है तो चेंज के इस केस में डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी हो जाएगा और आर सी अपॉन आर बी हो जाएगा। सारे वैल्यूज दिए, बस आपको कैलकुलेट करना है। डेल्टा आई सी का वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻3, डेल्टा आई बी का वैल्यू है आपका 20 इंटू 10⁻⁶, 20 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय आर सी, आर सी आर सी 2000 अपॉन 150, 2000 अपॉन 150 गया गया, ये भी गया, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 1.5 1 ज़ा 10 ज़ा, ये भी गया। तो यार यहाँ पे सिर्फ 10⁻³ बचा है बस, 10⁻³ मतलब 1000 है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन बी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द आउटपुट व्हेन ऑल द इनपुट्स एबीसी आर फर्स्ट लो एंड देन हाई विल बी रिस्पेक्टिवली। तो देखो पहले आपको सब लो डालना है, यहाँ पे मैं इसको 2 बार ऐसे बना लेता हूँ तो आपको सही रहेगा। ये क्या किया यार, सॉरी, इसका फिर गड़बड़ होगा। एक सेकेंड ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऑफ करके
जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलो देखो, इसको मैं दो पार्ट में ले लेता हूँ यहाँ पे। क्लोन, ये देखो इन्होंने क्या बोला कि पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। अगर पहले हम लोग ये y लिख देते हैं, y है ना, द आउटपुट y व्हेन ऑल द इनपुट्स ABC आर फर्स्ट लो। पहले हम लोग लो इनपुट डालेंगे, तो 0 0 0, लो मतलब 0 0 0, और उसके बाद क्या करेंगे, हाई इनपुट डालेंगे। यार एक क्वेश्चन कहीं गायब हो गया क्या, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, इसका ऑप्शन कहाँ चला गया। अच्छा यहाँ रह गया ऑप्शन। अच्छा ठीक है, चलो हाँ ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है। तो पहले 0 0 0 इनपुट डाल देंगे, उसके बाद फिर सब सारे इनपुट्स आपके हाई होंगे। पहले लो है और फिर हाई है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा। तो पहले आउटपुट देखो क्या आता है। अब ये आपका नैंड गेट है, नैंड गेट क्या करेगा बताओ, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके बाहर ले लेगा। और ये नॉट गेट है, नॉट गेट 0 का 1, 1 का 0 कर देता है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 कर देगा सीधा। अब 0.0 क्या होगा बताओ, 0.0 0 होता है और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, तो 1 और 1। अब ये नॉर गेट है, दिस इज नॉर गेट। नॉर मतलब ऐड करेगा, सॉरी नॉर बोल रहा हूँ मैं, और गेट है। देखो यहाँ पे बबल नहीं है, मतलब और गेट है, तो ये आपको क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा। ऐड 1 + 1 कितना होता है, 1 होता है, तो पहला तो 1 आएगा आपका, या तो B या तो D। तीनों में अगर आप 1 1 1 डालोगे तब क्या होगा बताओ। नैंड गेट है, 1.1 का कॉम्प्लीमेंट लेगा, ये 1 का सीधा कर देगा 0। 1.1 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा। 0 0 को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1 0 विल बी योर आंसर, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A transistor is used as a common emitter amplifier. Again transistor common emitter amplifier दिया हुआ है with a load resistance। ये लोड है, सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट हो गया क्या, जस्ट अ सेकेंड ना। अ ट्रांजिस्टर टू, आई थिंक सेम क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने किया था इसको, 1000 हमारा आंसर आया था, जस्ट सी दैट। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द आउटपुट ऑफ अ NAND गेट इज शोन इन द ट्रुथ टेबल। A and B are inputs, Y is output। ओके, तो फिर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं, दोबारा प्रिंट हो गया, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6, लेट मी जस्ट चेक। द आउटपुट ऑफ अ NAND गेट इज शोन इन द ट्रुथ टेबल, A B and are inputs। अच्छा आउटपुट और NAND गेट का आउटपुट बता रहा, तब तो सिंपल है। NAND गेट तो पता ही नहीं आपको, एंड का उल्टा होता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू 0 0 1 1 0 1 0 1 सब में ऐसे ही दिया हुआ है ना, तो हमें पता है। देखो एंड गेट क्या होता है, एंड गेट में अगर दोनों 1 रहा तो ही 1 आएगा, तो बाकी 0 हो जाएगा। तो हमें पता है 0 0 1 1 0 1 0 1 का एंड का आउटपुट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई में बस ये 1 रहेगा, बाकी तो सब में 0 है, तो 0 0 0 आ जाएगा। और अगर हम नैंड का देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0, यही आपका ऑप्शन है। नैंड गेट का आपको आउटपुट बताना है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइसेस विच वर्क ऑन सोलर सेल। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी पर सोलर सेल वर्क करता है, सोलर सेल वर्क करता है, और फोटोवोल्टेक, उसी को फोटोवोल्टेक सेल बोलते हैं आगे। सोलर सेल जो होता है, सोलर सेल को हम लोग फोटोवोल्टेक सेल बोलते हैं, है ना, फोटोवोल्टेक सेल बोलते हैं। तो एक तो फोटोवोल्टेक सेल हो गया। सोलर सेल मतलब लाइट पे एक और डिवाइस काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो डायोड। उस पर जब लाइट पड़ती है तो उसमें से करंट आना चालू हो जाता है। सोलर सेल और फोटो, दो ऑप्शन आपको क्या दिया, ए है, और फोटोवोल्टेक सेल मतलब सोलर सेल बी। एलईडी फोटो थर्मल डिवाइसेस नहीं, वो केस तो अलग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा, ए और बी आएगा, ए और बी। ए और बी कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है, ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन द लॉजिक सर्किट डायग्राम ए बी एंड सी आर द इनपुट्स, ए बी सी आर द इनपुट्स, वाई इज द आउटपुट, द आउटपुट वाई इज हाई। अच्छा, आउटपुट वाई हाई कब होगा, फॉर द ऑल इनपुट्स
लो यार, तो चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा, पहला कंडीशन चेक कर लेते हैं हम लोग, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। फॉर ऑल द इनपुट्स लो, अच्छा आउटपुट आपको क्या चाहिए, हाई चाहिए, मतलब आउटपुट में आपको 1 चाहिए। ऑल द इनपुट्स लो, सारे इनपुट्स लो कर दो, मतलब 0 0 0 कर दो, तो ये तो सीधा 0 यहाँ आ जाएगा, देखो यही 0 यहाँ पे आ रहा है। अब ये नॉर गेट है, नॉर मतलब पहले तो ऐड करेगा, 0 0 को ऐड करेगा, तो ऐड कर देगा, और करेगा पहले, मतलब ऐड करेगा, बबल दिख रहा है ना, ये नॉर है, ऐड करने के बाद कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। इसका मतलब 0 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, 1 होगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो मतलब इस एंड गेट, अब ये एंड गेट हो गया, एंड गेट क्या करेगा, 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको 0 मिल जाएगा, तो हमें लेकिन 0 चाहिए नहीं, तो ये वाला तो फेल हो गया भाई। चलो अब उसके बाद क्या चाहिए हमको, सेकंड, फॉर ऑल द इनपुट्स हाई, सारे इनपुट्स को हाई करके देख लेते हैं, 1 1 1 कर लेते हैं, तो ये 1 सीधा यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, और करेगा, 1 + 1 1 + 1 और उसको और कर देगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो फिर आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पे। और 0 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 0 ही मिलेगा। अच्छा पिछली केस में क्या हो रहा था, 0 0, अच्छा 0 ऊपर चले जा रहा था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ से भी नहीं हुआ, हमको 0 ही मिल रहा है लास्ट में। अब आपका नीचे का 2 गया, ये दोनों तो गया, बस आपको नीचे का दोनों देखना है, इसमें क्या आ रहा है। A को 1 रखो, B को 0 रखो और C को 1 रखो। अब देखते हैं, A 1 यहाँ आ जाएगा, B क्या करेगा, पहले इन दोनों को ऐड करेगा, 0 + 1, अब बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। और का तो नॉर का काम यही है ना, ऐड करके फिर कॉम्प्लीमेंट ले लेना। ये 1 हो जाए, 1 का कॉम्प्लीमेंट फिर 0 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 आ जाएगा, ये भी गया, तो ऑप्शन यही सही रहेगा। और ये सही कैसे, ये चेक भी कर सकते हैं, चेक ही कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। A 1 डालना है, B 0 डालना है और C 0 डालना है, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब ये 0 + 0 करेगा पहले, तो नॉर गेट है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लेगा, 0 + 0 क्या होगा, 1 होगा, तो 1 और 1, तो 1 × 1 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट 2 गेट्स होते हैं बच्चों, एक तो नॉर गेट होता है और दूसरा नैंड होता है, क्योंकि आप नॉर और नैंड के कॉम्बिनेशन से कोई भी टाइप का गेट बना सकते हो, नॉर और नैंड के कॉम्बिनेशन से कोई भी टाइप का गेट बन सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो इसमें तो हम लोग को नॉर दे के रखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। What is the output Y in the following circuit when all the 3 inputs A, B, C are first 0 and then 1? तो पहले तो भाई आपका 0 कर दो 1 हम बाद में कर लेंगे, तो 0 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये आपका एंड है, तो 0 × 0 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा, और ये सीधा 0 है। और ये आपका क्या है, नैंड है, तो पहले मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा और 0 का बार ले लेगा, क्योंकि नैंड है ना, तो 0 का बार आपको 1 मिल जाएगा, तो पहला तो आपका 1 आएगा, ये और ये। अब उसके बाद तीनों आउटपुट आपको देन 1 करना है, तो 1 करने पर देखो क्या होता है, इसको हटा देता हूँ मैं। अगर मैं सपोज करूँ तीनों का 1 1 1 कर दूँ, तो क्या होगा, 1 और 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 सीधा यहाँ आ जाएगा, ये दोनों अब क्या होगा बताओ, पहले तो मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद फिर क्योंकि नैंड है तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, 1 × 1 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाता है, तो आउटपुट आपका 0 आना चाहिए, ये आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द आउटपुट वोल्टेज हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, आउटपुट जो होता है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मैंने लिखाया है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, NPN transistor is biased to work as an amplifier. Okay. Which of the following statement is not correct? The electrons go from base region to collector region. अब देखो NPN ट्रांजिस्टर अगर आपको याद होगा तो ये आपका ये आपका बेस है, सॉरी ये आपका एमिटर है, ये आपका बेस है और ये कलेक्टर है। और अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे होल्स होंगे और यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और आप बायसिंग कुछ इस तरीके से करते हो कि ये आपका होता है रिवर्स बायस्ड, सॉरी फॉरवर्ड बायस्ड,
फॉरवर्ड बाइस्ड, और ये आपका होता है रिवर्स बाइस्ड। एक सेकेंड, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बाइस्ड टू वर्क एज एन एम्पलीफायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमने यहाँ पे कॉमन एमिटर लेके रखा हुआ था। एक सेकेंड, ठीक है, काम करते हैं, वी विल टेक इट एज कॉमन एमिटर। तो कॉमन एमिटर एक काम करते हैं, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जनरली हमने कॉमन एमिटर लिया हुआ था, तो एमिटर ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बेस है आपका और यहाँ पे कलेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमने VCC लगाया यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका VCC, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के RB, यहाँ पे हमने VBB लगाया इस तरीके से। अब बात करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम बेस रीजन टू कलेक्टर रीजन। अब देखो, यहाँ से आपका करंट जो है वो ऐसे जाता है, और यहाँ से आपका करंट ऐसे जाता है। हमने इसी तरह से बैटरी लगा के रखा हुआ है। तो जहाँ करंट जाता है उसके उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ब्लू से दिखा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, एमिटर से बेस में जा रहा है, और यहाँ पे आपका कलेक्टर से बेस में जा रहा है, बेस से एमिटर में जा रहा है यहाँ पे। तो एक इधर से भी जा रहा है और एक इधर से भी जा रहा है आपका। तो यहाँ से आपका कैसे जा रहा है, सॉरी, एमिटर से बेस में जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एमिटर से बेस में, फिर बेस से कलेक्टर में जाके यहाँ पे जा रहा है। ब्लू वाला जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, द इलेक्ट्रॉन्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत हमको बताना है। इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम बेस रीजन टू कलेक्टर रीजन, बेस से कलेक्टर रीजन में जा रहा है, यस, ये वाले पार्ट से बेस, एमिटर से बेस, बेस से कलेक्टर में जा रहा है। ब्लू तो ऐसे जा रहा है ना ऊपर की ओर, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट आपका। द इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम एमिटर रीजन टू बेस रीजन, एमिटर से बेस में जा रहा है, यस, ऊपर जा रहा है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन्स गो फ्रॉम कलेक्टर रीजन टू बेस रीजन, कलेक्टर रीजन से बेस रीजन में करंट जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, ये स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। द होल्स गो फ्रॉम बेस रीजन टू एमिटर रीजन, देखो होल्स वहीं भागता है जहां करंट भागता है, होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। होल्स करंट के डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखा है, द होल्स गो फ्रॉम बेस रीजन टू एमिटर रीजन, बेस से एमिटर में जाता है, यस, करंट जा रहा है मतलब वहीं पे होल जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वो हमें बताना था, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द इनपुट ए एंड बी फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट ए डॉट बी। देखो a प्लस बी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। तो व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ ए एंड बी फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। अच्छा देखो डाल दो यहाँ पे, अगर मैं ए और बी 0 0 डाल दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 0, तो 0 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। और देखो ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, दोनों आपका 1 होगा तो ही आपका आउटपुट 1 आएगा, दोनों 1 होगा तो ही आपका आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि आप बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो दोनों 1 कब होगा बताओ, देखो दोनों 0 0 डाल दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, नहीं होगा। 0 1, अगर आप इसको 0 1 लिखते हो और इसमें भी आप 0 1 लिख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। 1 0 डालोगे तो भी ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी ही आएगा, 1 1 1 1, उसके बाद ही आपका आउटपुट 1 आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, देखो 1 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 डॉट 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 1 होता है, डॉट 1 इंटू 1 भी 1 होता है, तो लास्ट में आपको 1 आ जाएगा। बाकी में क्या दिक्कत हो रही है ना, 0 भी आ जा रहा है, जैसे आप इसको 0 प्लस 0 कर दोगे तो 0 हो जाएगा। ए और बी अगर मैं 0 0 डाल दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, आपको आउट वैल्यू 1 नहीं देगा। यहाँ पे 0 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 1 डालना पड़ेगा, तो 0 1 मल्टीप्लाई होकर 0 होकर इसको 0 मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, 1 फिर नहीं आएगा। 1 0 में भी यही होगा, यहाँ पे 1 0 डालोगे ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर फिर 0 हो जाएगा, हमें लेकिन आउटपुट 1 चाहिए, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। To get an output 1 from the logic circuit shown in the figure, the input can be
ओके, हमें चाहिए आउटपुट 1। अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो एक एक करके ट्राई करोगे तो वैसे टाइम लगेगा, वैसे कर सकते हो एक एक ट्राई करके, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग भी लगाते हैं, दिमाग है हमारे पास, लगा लेते हैं यहाँ पे। देखो ये एंड गेट है, तो एंड गेट का ये चीज़ तो तय है, ये चीज़ फिक्स है कि दोनों में से एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट आपको 0 दे देगा, जबकि हमको आउटपुट क्या चाहिए 1। तो आप C डायरेक्ट इनपुट है, तो मतलब C तो 0 नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर, C आपका 1 ही होना चाहिए। तो C 1 ही होना चाहिए आपका, या तो ऑप्शन C आएगा या तो ऑप्शन D आएगा। तो देखो बड़े चतुराई से हमने A और D को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि देखो C 0 डालोगे तो ऊपर चाहे जो भी है उसको एंड है ये 0 बना देगा, है ना। अब ऊपर में देखो आपको क्या आना चाहिए, ऊपर में 0 नहीं आना चाहिए, और ये क्या है आपका और गेट है, तो और गेट में आउटपुट आपका 1 ही आना चाहिए, हमको यहाँ पे भी 1 ही चाहिए ना। तो आउटपुट और गेट में 1 कैसे आएगा, जब तक 0 दोनों नहीं होगा तब तक 0 नहीं आएगा, क्योंकि और मतलब दोनों प्लस हो जाता है। तो A और B दोनों 0 नहीं होना चाहिए, बस दोनों 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा, हमको चाहिए यहाँ पे 1। तो इसमें से कोई भी एक 0 कोई भी एक 1 चलेगा। तो आप देखो C में दोनों 0 डाल के रखा हुआ है, A और B, 0 0 डाल के 0 आ जाएगा और 0 × 1 0 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन D आ जाएगा। इसमें A को अगर आप 1 डालोगे, B को 0 डालोगे, तो 1 + 0 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये C1 डाल दो सीधा आपका आउटपुट 1 आ जाएगा, सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर 2 इनपुट XOR गेट इज, XOR गेट का यह तो डायरेक्ट है आपका, XOR गेट का तो आउटपुट जो होता है वो A.B + A.B लिखो, पहले एक में इसमें बार डालो, A में बार डालो, फिर B में बार डाल दो। तो देखो आपका आई थिंक आपका पहला ही ऑप्शन आ गया। XOR गेट का डायरेक्ट आउटपुट पूछा है आपको, बूलियन एक्सप्रेशन पूछा है, तो मैंने बताया था बूलियन एक्सप्रेशन सबका याद होना चाहिए। A combination of logic gates is as shown in the figure. P, Q, R and S are the inputs. P, Q, R, S inputs है. X, Y and Z are the outputs. Okay. When inputs P and R are low and Q and S are high. P और R ध्यान से देखो, P और R लो है, P आपका लो है, R आपका लो है, और Q और S हाई है, मतलब 1 और 1 है। तो बताओ क्या होगा आपका, द आउटपुट्स X, Y and Z आर रेस्पेक्टिवली, X, Y और Z। क्योंकि ये एंड गेट है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 × 1, तो आपको x का वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 0.1 0 हो जाएगा, 0.1। ये भी एंड है, तो ये एंड पहले 0.1 होगा यहाँ पे और 0 हो जाएगा, लेकिन इस 0 का फिर ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा और ये इसको 1 बना देगा, तो आपका x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आया 0, यहाँ पे हमारे पास 1, 0 1 पहले तो ऐड होगा क्योंकि ये नॉर गेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, तो 0 1 0 ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। The output characteristics of a transistor in common emitter mode is the graph obtained by plotting. Output characteristics याद है ना, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट रेजिस्ट, आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज होता है VCE और आउटपुट करंट होता है IC, तो IC अगेंस्ट VC, और यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना होता है कि आपका IB कांस्टेंट होना चाहिए। तो ग्राफ आपका होगा IC वर्सेस VCE, IC वर्सेस VCE एट कांस्टेंट IB, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्या है भाई, क्वेश्चन ही गायब हो गया, क्वेश्चन नंबर 18, जस्ट अ सेकेंड ना, क्वेश्चन गायब लग रहा है। XOR गेट का ट्रुथ टेबल पूछा है। अच्छा, ट्रुथ टेबल फॉर XOR गेट। अब देखो XOR गेट का ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा तो, दोनों इनपुट अगर सेम रहते हैं तो आपका आउटपुट 0 आता है, नहीं तो 1। मतलब दोनों इनपुट अगर सेम रहेंगे तो आपका आउटपुट जो है वो 0 ही आएगा, 0 0 पे 0 आएगा, 1 1 पे 0 आएगा। और अगर एक दोनों इनपुट मतलब अलग अलग हों तो आपका इसके लिए आउटपुट 1 आ जाएगा। तो चेक कर लो इस केस में,
0 0 का 0 होना चाहिए, 1 1 का 0 होना चाहिए। तो देखो 0 0 का 0 है लेकिन 1 1 का 0 नहीं है, तो ये तो गया। 0 0 का 0 ही नहीं है, ये भी गया। 0 0 का 0 है ही नहीं, ये गया। 0 0 का 0 है और 1 1 का भी 0 है, बाकी 1 1 है। यही आपका ऑप्शन है, यही आपका XOR गेट का आउटपुट है। फॉर अ NAND गेट द इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर गिवन बिलो। अच्छा, ये NAND गेट है आपका। NAND गेट है, द वैल्यूज टेकन बाय CDEF। अब NAND गेट का देखो कैसा होगा, AND का उल्टा होता है। तो पहले AND कर लो, पहले AND गेट बना लेते हैं। यही इसी केस में पहले AND बना लेते हैं। देखो 0 1 0 0 1 0 1 1। तो AND क्या होगा, AND मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके 0 0 0 आ जाएगा, बस 1 1 का 1 आता है। NAND इसका उल्टा कर दो, मैंने यही इनपुट्स यहाँ पे लिख लिए, पहले AND बना लिया। NAND उसका उल्टा कर दो, 1 1 1 0 आना चाहिए, राइट। 1 1 का 1 तो उसका 0, तो ये आपका ये वैल्यूज आ जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विदाउट फिल्टर द आउटपुट करंट इज। देखो फिल्टर नहीं लगाओगे तो फुल वेव रेक्टिफायर आपको पता है ऐसे मिलेगा, मतलब करंट सेम डायरेक्शन में ही होता है लेकिन कांस्टेंट नहीं होता है। तो करंट यूनिडायरेक्शनल सेम डायरेक्शन में है बट स्टेडी करंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट करंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट्स इज। आउटपुट हमको 1 चाहिए, तो ये एंड गेट है भैया, ये एंड गेट है, तो ये मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई करेगा तो कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक भी 0 हो गया तो आपका आउटपुट 0 दे देगा वो, क्योंकि एंड है, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें ये भी 1 चाहिए और ये भी 1 चाहिए। तो इतना तो क्लियर है कि C आपका 1 होना चाहिए। तो ये खत्म, C 0 दिखा रहा है, ये खत्म, C 0 दिखा रहा है, ये भी खत्म, C 0 दिखा रहा है। डायरेक्ट आंसर आपका ये, समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक भी कर लो। चलो अब यहाँ पे A का वैल्यू 1 डालो, B का वैल्यू 0 डालो, C का वैल्यू 1 डाल दो। 1 प्लस, देखो और गेट है, 1 प्लस 0 जो होगा वो 1 होगा, C 1 होगा, डायरेक्ट आउटपुट। मैंने कुछ चेक भी नहीं किया, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि C 0 नहीं होगा। C 0 हो जाएगा तो यहाँ कुछ भी आए मल्टीप्लाई करके 0 दे देगा, हमें चाहिए तो 1। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, द लॉजिक गेट फॉर विच ओनली व्हेन एन ऑड नंबर ऑफ हाई और 1 एट इट्स इनपुट्स गिव हाई और 1 एट द आउटपुट। ये क्या है भाई? ऑड नंबर ऑफ हाई और 1। ऑड नंबर मतलब दो ही तो होता है, या तो दोनों, देखो आपके दो ही इनपुट्स होते हैं। जस्ट समझने की कोशिश करते हैं इसको, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखो आप या तो 1 1 दे सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ क्या है बताओ, या तो आप 1 1 दे सकते हो या 1 0 दे सकते हो, दो इनपुट्स होता है ना, 0 1 दे सकते हो या फिर 0 0 दे सकते हो, यही 4 पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1, ऑड नंबर इनपुट्स में ऑड नंबर ऑफ 1 का मतलब क्या है? देखो अगर दो इनपुट्स है तो दो तो इवन नंबर होता है, तो ये इवन नंबर ऑफ 1 हो गया, इवन नंबर ऑफ 1 इनपुट्स, जहां तक मैं क्वेश्चन को समझ पा रहा हूं। और ये देखो एक ही इनपुट है, यहाँ पे टोटल दो 1 है ना, 1 और 1 दो है ना टोटल, तो यहाँ पे आपका एक ही 1 है तो ये ऑड हो जाएगा, ऑड 1। यहाँ पे भी एक ही 1 है तो ये भी ऑड 1, और यहाँ पे एक भी नहीं है तो 1 की बात ही नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि इन सारे गेट में ऑड नहीं, ऑड 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 मतलब ये दोनों ऑड, तो ये दोनों ऑड होगा ना। तो द लॉजिक गेट फॉर विच ओनली व्हेन एन ऑड नंबर ऑफ 1 एट इट्स इनपुट्स गिव्स 1 एट द आउटपुट। यार इस लॉजिक के हिसाब से वो बड़ा अजीब सा कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसका मेरे हिसाब से जहां तक मैं मतलब बना पा रहा हूं, अगर वही मतलब है तो ठीक है, बाकी नहीं तो तुम क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। मेरे लॉजिक के हिसाब से क्या है कि जब ऑड नंबर ऑफ 1 हम एज अ इनपुट दे रहे हैं, यानी कि ये वाला केस और ये वाला केस, क्योंकि ये तो इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हो गया, दो 1 का मतलब दो तो इवन नंबर होता है। तो जब हम ऑड नंबर ऑफ इनपुट दे रहे हैं 1 का, यानी कि एक 1 और एक 0, तो इन दोनों ही केस में आपका आउटपुट 1 आना चाहिए, बाकी केस में आउटपुट 0 आना चाहिए। ऐसा कौन सा गेट करता है? वेल देखो ऐसा गेट मैंने आपको बताया था वो XOR गेट होता है, अगर याद होगा तो। XOR गेट में इसी तरीके का केस होता है कि अगर मान लो दोनों इनपुट सेम हो, 0 0 हो 1 1 हो, तो दोनों केस में आउटपुट 0 दे देगा वो। दोनों इनपुट सेम होने पर 0 देता है और अलग अलग होने पे 1 देता है। तो ऐसा तो XOR गेट करता है।
और बाकी गेट ऐसा नहीं करता है, चाहे कोई भी गेट इसमें से बाकी का ले लो। मेरे हिसाब से तो एक्सॉर आना चाहिए इसका आंसर। बाकी क्वेश्चन उतना यार क्लियर नहीं हुआ, अगर मैं सही क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ इस हिसाब से तो आंसर फिर एक्सॉर गेट ही आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फॉर डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी वी यूज फोटो डायोड इन फॉरवर्ड बायस, एलईडी इन, देखो लाइट डिटेक्ट करना है तो वी गो फॉर फोटो डायोड, सिंपल सी बात है। पर फोटो डायोड को हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो फोटो डायोड होता है वो हमेशा रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है, ठीक है। तो यही होगा मेरे हिसाब से, या बस फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एज एन एम्पलीफायर, देन द करंट गेन, अगर IC अपॉन I का वैल्यू 0.96 है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। लेट मी जस्ट चेक क्वेश्चन नंबर 24। इन केस ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, द रेशियो IC अपॉन IE, IC अपॉन I का वैल्यू, अच्छा ये द है यहाँ पे, ठीक है, 0.96 है। तो आपको करंट गेन पूछा गया है। अब याद करो कॉमन एमिटर में करंट गेन आपका बीटा होता है, तो वैसे ही बीटा दिया हुआ है, उन्होंने पूछा भी है बीटा ही ढूंढना हम लोग को। तो बीटा कैसे मिलेगा बताओ, बीटा कैसे मिलेगा, उन्होंने IC अपॉन I दे के रखा हुआ है 0.96, तो आई थिंक IC अपॉन I अल्फा होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE, तो इसका वैल्यू जो है, नहीं काम करते हैं ना हम लोग, उससे जाने देते हैं। बीटा का वैल्यू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, IC अपॉन IB, है ना। तो हमें IB तो पता नहीं है और हमें IC भी नहीं पता है, हमें IC अपॉन I पता है। तो क्या करेंगे हम, IC और IB में अगर रिलेशन मिल गया हमें तब तो काम हो जाएगा। तो एक काम करो, IC अपॉन IE आपको दे के रखा हुआ है, अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको अल्फा और बीटा में रिलेशन दे के रखा हुआ था, अगर आप वो रिलेशन, मुझे जनरली रिलेशन याद नहीं रहता, मैं यहाँ वहाँ कन्फ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। बाकी अल्फा बीटा में रिलेशन देके मैंने आपको रखा था, और ये जो वैल्यू आपको देके रखा है ये अल्फा देके रखा है, तो अल्फा बीटा में रिलेशन है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। बाकी अगर मान लो कभी आप भूल गए फॉर्मूला तो आप डिराइव भी कर सकते हो, और नहीं तो एक तरीका और है, देख लो देखो IC अपॉन I क्या 0.96 है, और हमें चाहिए क्या, हमें IC अपॉन IB चाहिए। तो तुम IE को क्या लिख सकते हो बताओ, IE को लिख सकते हो IB प्लस IC, IB प्लस IC दैट इज इक्वल टू 0.96। तो आपका क्या हो जाएगा, IC इज इक्वल टू 0.96 IB प्लस 0.96 IC। तो यहाँ पे आ जाएगा IC माइनस 0.96 IC इज इक्वल टू 0.96 IB। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.96 क्या हो जाएगा 0.04, दिस विल बी 0.04 IC इज इक्वल टू 0.96 IB। तो आपको चाहिए कि IC अपॉन IB चाहिए, तो यहाँ से आपको IC अपॉन IB जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.96 अपॉन 0.04, IC अपॉन IB आपका बेटा हो जाएगा। तो ये 96 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। आपको क्या वैल्यू देके रखा हुआ है 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, तो बेटा का वैल्यू आपका 24 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो, आपको फॉर्मूला अगर भूल गए तो, वरना अल्फा बीटा का जो है रिलेशन दे के रखा है उसमें भी आप डाल दोगे तो वैल्यू मिल जाएगा आपको। जिस तरीके से करना हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा का वैल्यू एक बार चेक कर लो, क्या मैं थोड़ा भूल गया हूँ, आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे। क्वेश्चन नंबर 24, लेट मी जस्ट चेक क्वेश्चन नंबर 24, मैं फॉर्मूला ही चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। देखो इससे भी कर सकते हो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो मैं डिराइव भी कर सकते हैं, हम लोग फटफट डिराइव भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है जाने दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा देके रखा है आपको 0.96, ये मेरे हिसाब से 2 ही स्टेप में आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस अल्फा का वैल्यू 0.96, देखो ये 2 ही स्टेप में आ जाएगा आंसर आपका। मेथड 1 यही सही रहेगा, ये जाने दो। और ये आपका मेथड 2 है कि इन केस अगर आप ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.96 अपॉन 0.04
दैट इज 96/4 और दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, बस ऐसे ऐसे कर लो, जैसा भी है आगे बढ़ो। When a collector to emitter voltage, ध्यान से देखो, collector to emitter voltage is constant in transistor। collector to emitter यानी कि वैसे ही अगर constant है ट्रांजिस्टर में, the collector current changes by 8.2 milliampere। collector current changes by 8.2 milliampere, okay, and the emitter current changes by 8.3 milliampere, okay। द वैल्यू ऑफ AC गेन बीटा इज, हमें बीटा ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे AC है तो यहाँ पे डेल्टा भी आ जाएगा साथ में, तो आपको क्या ढूंढना है, बीटा ढूंढना है। पहले एक काम करो, IC/IA से अल्फा मिल जाएगा आपको, उसके बाद बीटा वही उसी फॉर्मूले से ढूंढ लेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू IC/IE है ये, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेल्टा IC/ΔIE, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8.2 डिवाइडेड बाय 8.3, ये आपका अल्फा आ गया। एंड अल्फा विल बी इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाई 83, 82 डिवाइडेड बाय 83, दोनों मिली एम्पियर में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बीटा ढूंढ लो, अगेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अभी तो हमने फॉर्मूला देख लिया था, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो चलो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ढूंढना है हम लोग को, अल्फा इज 82 अपॉन 83 माइनस 1 माइनस 82 अपॉन 83, तो ये क्या हो जाएगा 82 अपॉन 83 अपॉन 1 अपॉन 83, क्योंकि 83 माइनस 82 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 83 कैंसल, इसका सीधा आंसर 82 आ जाएगा। है ये तो कुछ और ही आ रहा है भाई, ये कैसे हो गया। द वैल्यू ऑफ AC गेन बीटा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्या हुआ इसमें, ऐसे क्यों हुआ, वापस से चेक कर लेते हैं। देखो IC/I जो होता है वो अल्फा होता है, तो अल्फा आपका IC/I आ गया 8.2, वही दिया है ना 8.2 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट IC/I 8.3, 82/83, तो अल्फा 82/83, 1 माइनस 82/83, 83 माइनस 82 1 हो जाएगा, 1/83, 82 आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से कहीं ऑप्शन तो नहीं गलत लिख दिया है इसके अंदर। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 25 का, सॉरी ऑप्शन गलत दिखा है बच्चों, 82 8.2, वही तो मैं बोलूँ कुछ तो गड़बड़ है, 82 8.2, इसको करेक्ट कर लेना, अपने नोट्स में भी करेक्ट कर लेना, जो आपको क्लास वर्क दे के रखा है ना PDF, हो सकता है PDF में भी गलत टाइप हो गया हो, तो आप देख लेना 82 8.2 83 8.2 83, वही तो मैं बोला यार, ऐसे कैसे आ सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे 8.3 आ जाएगा आपका। तो हमारा आंसर कितना है बच्चों 82, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अ कॉमन एमिटर, आई थिंक यही वाला ऑप्शन पीछे वापस रिपीट कर दिया था शायद, हाँ देख रहे हो, यही वाला ऑप्शन डाल दिया था। अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज अ करंट गेन ऑफ 50। कॉमन एमिटर है तो करंट गेन होगा आपका बीटा, कॉमन बेस में अल्फा होता है, तो ये 50 होगा। if the load resistance is, लोड रेजिस्टेंस यानी कि RC आउटपुट रेजिस्टेंस 4 किलो ओम एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज 500 ओम, तो इसको 4000 ओम लिख दो, एंड आउटपुट सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि RB लिख देते हैं, या RI लिखो, जो भी रहेगा चलेगा, RB या RI, वो आपका कितना हो जाएगा 500 ओम हो जाएगा। द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज, वोल्टेज गेन ढूंढना है हमको। वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है ना, तो करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन होता है आपका बीटा, क्योंकि ये C मोड में काम कर रहा है। रेजिस्टेंस गेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। बीटा का वैल्यू कितना है 50, RC 4000, इनपुट रेजिस्टेंस, इसको RI RB कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 में से ये चला गया, 5 1 5 10 और ये आपका आंसर 400 आ जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इफ टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ NAND गेट आर शॉर्टेड, ये रहा आपका NAND गेट,
और दो इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, मतलब आपस में मिला दिया, ठीक है। दिस गेट इज इक्विवेलेंट टू, तो ये क्या बन जाएगा, नॉट और एंड क्या बन जाएगा, देखते हैं। देखो मान लो आपने एक इनपुट ए यहां से दे दिया, तब क्योंकि शॉर्ट कर दिया मतलब उसको मिला दिया है, तो यहां से भी ये जाएगा यहां से भी ये जाएगा। अब आउटपुट में क्या होगा बताओ, ये नैंड गेट है ना, नैंड गेट है, तो पहले तो मल्टीप्लाई करेगा ए डॉट ए और फिर उसका क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट ले लेगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा। अब ए डॉट ए जो होता है वो ए ही होता है, ए डॉट ए होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आप देखो कि आपने इनपुट दिया ए और आपको आउटपुट मिला ए बार, इसका मतलब ये नॉट गेट बन गया, समझे, तो आपका नॉट गेट आ जाएगा, ए का ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, नॉट गेट बन गया। अगला क्वेश्चन, in a reverse bias PN junction diode, when the applied bias voltage is equal to the breakdown voltage, then current increases sharply while voltage remains constant। हाँ यही होता है, current and voltage both increase, current remains constant while voltage increase sharply and current and voltage both decrease। देखो रिवर्स बायस करोगे तो क्या होगा, ब्रेक डाउन जैसे ही पहुंचा वैसे आपका वोल्टेज तो फिक्स हो जाता है, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यही रिवर्स ब्रेकडाउन में होता है, अगर आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंच गया तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर ट्रांजिस्टर द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज 0.8, द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो कॉमन एमीटर है, यानी कि आपका जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब करंट गेन, तो कॉमन एमीटर में करंट गेन आपका बीटा होता है, दैट इज 0.8 पर इतना कम कैसे हो सकता है, बीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर भाई। चलो देखते हैं आगे। द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बीटा का वैल्यू जनरली 40, 50, 60, मतलब नंबर जो होगा वो 10 से ज्यादा ही होता है, ठीक है। देखते हैं, द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, द चेंज इन कलेक्टर करंट व्हेन द बेस करंट चेंजेस बाय 6 मिली एम्पियर। इतना ज्यादा चेंज, बेस करंट चेंज हो रहा है डेल्टा आई बी 6 मिली एम्पियर से, तो चेंज इन कलेक्टर करंट कितना होगा तो देखो बीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, आई सी अपॉन आई बी होता है पर यहाँ पे चेंज दिया है तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी हो जाएगा, बीटा आई बी, ठीक है। या तो डेल्टा आई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू डेल्टा आई बी, बीटा का वैल्यू 0.8 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आई बी का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2.4 मिली एम्पियर। है क्या आंसर, 24 दिया हुआ है, 2.4 क्यों नहीं दिया हुआ है, मेरे हिसाब से मिली एम्पियर की बात हो रही है, नहीं यही आएगा, हमें तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, फिर देखना पड़ेगा कहीं कुछ मिस्टेक होगा, 0.8 के बजाय शायद 8 तो नहीं है वो, नहीं देखता हूँ मैं, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, 0.8 है, द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर, द चेंज इन कलेक्टर करंट when the base current changes by 6 मिली, कलेक्टर करंट में चेंज कितना आएगा, बेस करंट अगर 6 मिली एम्पियर से चेंज हो रहा है, आंसर तो यही आएगा 6 8 48। अरे सॉरी, हे भगवान, मैं भी एक नंबर का बेवकूफ़ ही हूँ, कैलकुलेशन ही गलत कर रहा हूँ मैं, सॉरी 6 8 48 होता है, 4.8 मिली एम्पियर आ जाएगा, हाँ ये ऑप्शन में है ठीक है, सॉरी नॉर्मल कैलकुलेशन एरर है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर द हेवीली एंड लाइटली डोप्ड रीजन्स आर रिस्पेक्टिवली, ट्रांजिस्टर वही जंक्शन ट्रांजिस्टर, हेवीली और लाइटली डोप्ड क्या होता है बताओ। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो एमिटर होता है वो सबसे ज्यादा हेवीली डोप्ड होता है, एमिटर सबसे ज्यादा हेवीली डोप होता है, बेस सबसे लाइटली डोप होता है, कलेक्टर इनके बीच में होता है, सबसे बड़ा कलेक्टर होता है, उसके बाद एमिटर आता है और फिर बेस आता है। पर इन्होंने डोपिंग के बारे में बात की तो सबसे ज्यादा डोपिंग एमिटर की और सबसे कम डोपिंग बेस की होती है, तो एमिटर बेस हेवीली और लाइटली डोप्ड, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द आउटपुट y ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लॉजिक सर्किट विल बी 1 फॉर द इनपुट्स। चलो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, आउटपुट आना चाहिए आपका 1, अब ये और गेट है ठीक है, और गेट में थोड़ा सा फंसोगे यहाँ पे, क्योंकि और गेट में देखो दोनों में से अगर ये दोनों 1 होगा तो भी चल जाएगा, दोनों 0 होगा तो भी चल जाएगा, नहीं सॉरी दोनों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों 0 हुआ ना तब आपका 1 नहीं आएगा आउटपुट। तो अब देखो कहीं पे कि दोनों 0 अगर
मतलब ये डिस्कार्ड करना है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दोनों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो दोनों ज़ीरो हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट में आपका 1 नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब आपका ए का वैल्यू देखो, इसका मतलब आपका ए का वैल्यू 1 और ये एंड है ना, और बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इंटू नहीं सॉरी ये एंड गेट है, तो एक गड़बड़ है यार इसमें ऐसे चेक नहीं कर पाओगे, मेरे हिसाब से एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, आउटपुट 1 आना चाहिए। चलो देख लेते, फटाफट देख लेते ना। देखो वैल्यूज दिया तो फटाफट आपको मिल भी जाएगा। ए का वैल्यू 1 डाल दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और बी का वैल्यू आप डालोगे यहाँ पे 0 और 1, 0 1 एंड करो तो 0 आ जाएगा, 0 0 और करोगे 1 नहीं आएगा, तो पहला वाला तो गया। ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू 1 डाल दिया, बी का वैल्यू 1 डाल दो और सी का वैल्यू 0 डाल दो तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, हमें 0 यहाँ पे चाहिए नहीं, क्योंकि फिर 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा, सेकेंड वाला भी गया। सी में देखते हैं, ए का वैल्यू 1 डाल दिया, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, एंड करेगा, ये एंड मतलब मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आउटपुट 1 आ गया। बस कितना, कुछ सेकेंड्स लगे और कुछ नहीं। चलो ये देख लो कि ये गलत क्यों है, A1 B0 C0, A1 B0 C0 दोनों मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाएगा, 0 0 आपको फिर वापस से 0 ही देगा, तो इसका मतलब आपका B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1, तीनों होगा तो ही आपको आउटपुट 1 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The main difference in the working of a step-up transformer and a common emitter amplifier in relation to the output power is। अब देखो ये स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ये ट्रांसफॉर्मर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो हो सकता है आपको भी पता ना हो, लेकिन देखो आप, सिंपल सी बात है, ट्रांसफॉर्मर अगर आइडियल भी है, याद रखना, अगर ट्रांसफॉर्मर, अब क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है तो मेरे हिसाब से हम आइडियल ही मान के चलते हैं, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आप देखो कि पावर, इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होता है, इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होता है, मतलब वहाँ पे वोल्टेज बदल जाता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, वोल्टेज चेंज हो जाता है, लेकिन पावर में कोई बदलाव नहीं आता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से जो आपका एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर पावर भी बढ़ा देता है, जो इनपुट पावर रहता है उससे ज़्यादा आपको आउटपुट पावर मिल जाता है, बीच में सप्लाई होता है पावर का, तो आउटपुट पावर एम्पलीफायर में बढ़ता है, ट्रांसफॉर्मर में नहीं बढ़ता है, तो आपका आउटपुट पावर केप्ट कांस्टेंट बाय द ट्रांसफॉर्मर वेयर इज इंक्रीज्ड बाय द एम्पलीफायर, दिस हैज टू बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इफ टू इनपुट्स ऑफ अ NAND गेट आर शॉर्टेड द रिजल्टिंग गेट इट्स, ये हम कर चुका है आई थिंक ना, ये NAND गेट है, दो इनपुट को अगर आप शॉर्ट कर दोगे तो A मिलेगा, अब A यहाँ पे A, NAND का मतलब क्या होता है, A मल्टीप्लाइड बाय A का बार, और ये आपको A बार दे देगा, तो नॉट गेट बन जाएगा, सर नॉट गेट, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, किया था हम लोग ने अभी जस्ट सेम क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट गेट एंड इट्स बूलियन एक्सप्रेशन इन द गिवन सर्किट इज, अब इसका मिला के कौन सा गेट बन रहा है उसका, देखो अब गेट आपको पता चल गया तो बूलियन एक्सप्रेशन भी पता चल जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नॉर जो होता है, नॉर का मतलब होता है A + B का बार, तो ये आई थिंक मिसिंग है इसके अंदर। ठीक है, NAND में भी A.B का बार होता है, यहाँ पे यार बार होना चाहिए, बार मिसिंग है यहाँ पे, एंड दे के रखा हुआ है और नॉर दे के रखा है। अब रिजल्टेंट गेट है क्या इसका, वो चेक कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे देखो, अगर आपका A और B आ रहा है तो ये क्या है बताओ, ये नॉर गेट है ना, तो नॉर क्या करेगा बताओ, पहले तो ऐड करेगा, A + B कर देगा, और उसके बाद फिर उसका बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। अब जब ये एक ही इनपुट इसके अंदर से जाएगा तो ये जो भी है उसका बार कर देगा, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, A + B बार था पहले से ही, और अब नॉट गेट से पास करोगे तो फिर बार कर देगा उसका, वो बार बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपका A + B आ जाएगा, A + B इज नथिंग बट ऑर गेट, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। In the block diagram of simple rectifier circuit from a variable AC voltage is obtained, the correct order of operation is। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम जो उन्होंने देखा था उसमें सबसे पहले देखो अलग अलग, मैं ब्लॉक डायग्राम वापस यहाँ पे देखता हूँ अगर मेरे पास रहेगा,
तो मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ ब्लॉक डायग्राम। आई थिंक आई शुड हैव द ब्लॉक डायग्राम। यह है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, रेक्टिफायर सर्किट का। अब रेक्टिफायर सर्किट में पहले होता है, अरे यार, पहले होता है ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद डायोड रेक्टिफायर, फिल्टर, वोल्टेज रेगुलेटर, एंड देन आपका लोड में आपका वो वोल्टेज जाता है। तो बस देख लो, पहले आएगा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इन्होंने दिया नहीं है तो जाने दो, तो रेक्टिफायर से स्टार्ट करते हैं। पहले आएगा डायोड रेक्टिफायर, तो पहले डायोड रेक्टिफायर इसमें है और इसमें है बाकी तो गया, बाकी इधर दिखा रहा है, उधर उधर दिखा रहा है, तो ये गया, ये गया। डायोड रेक्टिफायर के बाद आपका फिल्टर आता है, फिल्टर आता है, फिल्टर के बाद वोल्टेज रेगुलेटर आता है, वोल्टेज रेगुलेटर आता है। तो ये उल्टा देके रखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए सही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन सी मोड, सी मोड है अगेन। द कलेक्टर वोल्टेज इज 6 वोल्ट, कलेक्टर वोल्टेज यानी कि वी सी। अब कलेक्टर वोल्टेज की बात कर रहा है वो, कलेक्टर वोल्टेज देखो, कलेक्टर वोल्टेज देखो हम जो भी लेते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू ई ही लेते हैं, तो आपका वी सी ई हो जाएगा आपका 6 वोल्ट। कलेक्टर वोल्टेज जो है विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर ही होगा, क्योंकि एमिटर कॉमन है दोनों में। तो अगर बेस वोल्टेज बोलता तो वी बी ई हो जाता है ना, कलेक्टर वोल्टेज तो वी सी ई, बेस वोल्टेज तो वी बी ई, क्योंकि एमिटर तो दोनों में कॉमन है, विथ रिस्पेक्ट टू एमिटर ही हम लोग ये वोल्टेज लेंगे। एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ 728 ओम इन द कलेक्टर सर्किट इज 70। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ 728 ओम इन द कलेक्टर सर्किट इज 70 into 10⁻² वोल्ट। If IC upon I is equal to 0.96, then base current will be approximately। देखो, आउटपुट जो आपका होता है कलेक्टर सर्किट जो होता है, उस कलेक्टर सर्किट में क्या होता है आपका RC होता है, यहाँ पे VCC होता है। अगर आप कलेक्टर की बात करो यहाँ पे, तो ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राउंड करके रखा है हम लोगों ने। फिर बेस में आप एक रेजिस्टर लगा के फिर यहाँ पे आप VBB प्रोवाइड करते हो, VBB, और ये RB होता है। तो यहाँ पे कलेक्टर, यही बोला है ना, कलेक्टर वोल्टेज। तो कलेक्टर वोल्टेज मतलब यही आपका VCE, क्योंकि आप विथ रिस्पेक्ट टू ई ही लोगे, ई ग्राउंड करके रखा हुआ है, ये VCE आपको देके रखा हुआ है। और क्या बोला है यहाँ पे, द कलेक्टर वोल्टेज इज 6 वोल्ट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर ऑफ 728 ओम इन द कलेक्टर सर्किट। कलेक्टर सर्किट में तो यही रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इसका वैल्यू आपको 728 ओम देके रखा है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है जिसको मैं VO ले रहा हूँ, ये वोल्टेज आपको V0 दे के रखा हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एक लेवल का है, समझने लायक क्वेश्चन है, बाकी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन सीधे। -2 वोल्ट। अब क्या बोला है, IC अपॉन आई का वैल्यू भी दे के रखा हुआ है। IC अपॉन आई जो होता है वो क्या होता है, IC अपॉन आई अल्फा होता है, उसका वैल्यू आपको 0.96 दे के रखा हुआ है, ठीक है। देन बेस करंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, अब इनको बेस करंट, जैसे यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो आपका IC जाएगा इस तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ पे VC की कुछ खास ज़रूरत पड़ेगी भी कि नहीं पड़ेगी। एक काम कर लो, देखो V0 आपको देके रखा हुआ है, तो V0 क्या हो जाएगा बताओ, V0 विल बी इक्वल टू, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो IC RC, तो IC इंटू RC हो जाएगा। तो आपको V0 का वैल्यू दिया है 70 × 10⁻², 70 × 10⁻², और IC का वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता, पर यस RC का वैल्यू देके रखा है 728। तो हमें IC का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 70 डिवाइड बाई 728 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² एम्पियर। IC मिल गया, चलो ठीक है, बढ़िया है। हमें यहाँ से IE का वैल्यू मिल जाएगा या फिर बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। बीटा का वैल्यू ढूंढ लो। देखो अल्फा का वैल्यू दिया है, अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ से तुम्हें बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू 0.96 है, 0.96 1 माइनस 0.96 दैट इज इक्वल टू 0.96 अपॉन 0.04 दैट इज इक्वल टू 96 अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2 4 2 8 4 4 16 24। तो बीटा का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे 24।
अब बीटा क्या होता है बताओ, आई सी अपॉन आई बी होता है, दैट इज इक्वल टू 24। तो मुझे बताओ कि आई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व करता हूं मैं। आई बी का वैल्यू हो जाएगा, आई बी का वैल्यू हो जाएगा आई सी अपॉन 24, आई सी अपॉन 24, और आई सी का वैल्यू हमने यहाँ पे ढूंढ रखा है। तो आई सी का वैल्यू 70 अपॉन 728, 70 अपॉन 728 मल्टीप्लाइड बाई 24 और इंटू 10⁻², इंटू 10⁻²। अब भैया यहाँ पे तो आपको इसको करना पड़ेगा सॉल्व। 2436, क्या यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाया जा सकता है? 20, 40, 30, 60 माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर है, इसका मतलब क्या कि आप ऊपर नीचे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो 70 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, और नीचे 728 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अब 10⁻⁻4 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो नीचे, मैं अप्रॉक्सीमेटली निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं निकल पाया तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशन ये भारी हो गया है। तो ये तो माइक्रो हो जाएगा ऊपर जाके, और ये मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 70, ये हो गया माइक्रो एम्पियर, माइक्रो में चला गया। अब देखो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7.28 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 0.24 लेट्स से मान लेते हैं। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन लेके चलता हूँ तो 0.2 7.3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 70 अपॉन 7.32 से कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, हाँ 7 3 21, तो 21.6 या 2.16 हो जाएगा के आसपास कुछ आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो 2 3 6, 2 4 8। अब वैसे हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा करके लिया है, कम ज़्यादा के हिसाब से, तो आई थिंक 330 के आसपास आना चाहिए, 30 माइक्रो एम्पियर के आसपास। बाकी नहीं तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेशन उतना फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 2 3 6 होता है, 2 4 8 होता है। तो यार ये तो मेरे हिसाब से 30 माइक्रो एम्पियर के करीब है। माइक्रो एम्पियर अगर हम लेंगे यहाँ पे तो 30 के आसपास आ रहा है। बाकी अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो तो मैं निकाल देता हूँ, 70 डिवाइडेड बाय 7.28 डिवाइडेड बाय 0.24, दिस विल गिव यू 40। यार नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। अप्रॉक्सीमेशन काम नहीं करेगा क्योंकि दोनों नंबर है ना, 30 भी है 40 भी है, गड़बड़ हो जाएगा। इसको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा उसको। देखो 2 स्टेप है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद बस आपको एक डिजिट आना चाहिए पहले। पहला डिजिट भी आ गया, या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, 4 आ गया तो बस हो गया, यहाँ पे आपको ये टिक कर देना है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बताऊं तो 70 डिवाइडेड बाय 7.28 डिवाइडेड बाय 0.24 विल गिव यू 40.06 और सिंपली 40 माइक्रो एम्पियर। अब ये तो कैलकुलेशन में फंसने वाली बात है, इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, देख लो, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है तो हो जाएगा, लेकिन जनरली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं उतने। अभी देखो इतने सारे में आपको एक कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो फंसा है, बाकी तो सिंपल ही थे सब कुछ। चलो आगे देखते हैं। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स करंट, द मटेरियल यूज। द मटेरियल यूज, सिंपल सी बात है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर एलईडी आपको बाहर निकाल के देगा। चलो, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द एमिटर करंट इज 10 मिली एम्पियर। एमिटर करंट आपका 10 मिली एम्पियर है तो है। इफ 90% ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स रीच द कलेक्टर, तो कलेक्टर करंट जो आपका हो जाएगा वो 90% होगा आपके एमिटर करंट का, क्योंकि 90% इलेक्ट्रॉन्स एमिटर का कलेक्टर में जा चुका है और वहाँ पे कलेक्टर करंट प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब IC जो है वो 90/100 IE है, IE का 90% है। तो इसका मतलब सिंपल है, तो IC/I जो होगा वो 0.9 हो जाएगा, और IC/I क्या होता है, अल्फ़ा होता है। तो इस इन शॉर्ट आपको अल्फ़ा का वैल्यू 0.9 दे के रखा हुआ है, ठीक है। और बेस करंट पूछा है, बेस करंट पूछा है तो आप एक काम करो, क्या करोगे, बीटा निकालो, या तो बीटा निकाल सकते हो या फिर आप एक काम कर सकते हो, IC इज इक्वल टू, यहीं से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
0.9 IE हो रहा है ना, तो अब इक्वेशन यूज कर लो, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। लेकिन यार बेस करंट देखने के लिए बोला है तो मेरे हिसाब से आपको बीटा निकालना पड़ेगा शायद, क्योंकि यहाँ पे IC इज इक्वल टू 0.9 EI तो डाल दोगे आप, I और IB में रिलेशन फंस जाएगा, बीटा निकालना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। बीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, पहले तो अल्फा निकाल लो, ये अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 0.9। बीटा बड़े आसानी से मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू 0.9, बीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस 0.9, तो ये हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.1, तो बीटा आपको मिल गया सीधा सीधा 9। बीटा मिल गया, खेल खत्म। बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन I होता है, ठीक है। और आपको I का वैल्यू दे के रखा हुआ है। अच्छा, I का वैल्यू दे के रखा था यार, तब तो इसके बिना भी हो जाता क्या, चलो देखते हैं। बीटा नहीं, क्या लिख दिया मैंने, IC अपॉन IB। अरे यार टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। IC का वैल्यू 0.9 IE डाल दो, तो फिर इतना टाइम पास करने की ज़रूरत क्या थी। रुको यार, हट, क्यों टाइम पास हो रहा है। कितने क्वेश्चंस बचे हैं, रुको देखने दो, एक सेकेंड। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं भाई इसके बाद भी 3 क्वेश्चंस है, इसके बाद 2 क्वेश्चंस है, ठीक है। चलो कर लेते हैं थोड़ा टाइम पास, सोच लेते हैं आराम से। देखो IC I दिया हुआ है, आप एक काम करो यहीं से IC निकाल लो, क्योंकि I दे के रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, टाइम देख लो यार, हाँ ठीक है। IC इज इक्वल टू 0.9 IE, तो चलो निकाल ही लो IC 0.9, IE का वैल्यू देके रखा हुआ है 10, तो ये 9 मिली एम्पियर हो जाएगा। IC का वैल्यू 9 मिली एम्पियर आ गया। अब आपको चाहिए IB, तब ये इक्वेशन यूज कर लो, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, तो IB का वैल्यू IE माइनस IC, तो IE का वैल्यू कितना है 10 मिली एम्पियर है, IC का वैल्यू कितना है 9 मिली एम्पियर है, तो इसका मतलब ये 1 मिली एम्पियर आपका IB आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर आपका आ जाएगा। चलो सिंपल है, चलो ठीक है। देखो आगे, इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स द आउटपुट्स आर रिस्पेक्टिवली, चलो दोनों का आउटपुट निकालना है, सिंपल है। 0 का हो जाएगा यहाँ पे 1, 1 का नॉट गेट है तो हो जाएगा 0, 1 और 0 का एंड करो पहले तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 एंड करो तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर उसका क्या करो नैंड मतलब कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो ये हो जाएगा 0 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1, तो पहला तो 1 आएगा। और इस केस में देखते हैं, 1 और 1 आपने किया है नॉर, नॉर मतलब 1 प्लस 1 ऐड करके कॉम्प्लीमेंट लोगे, तो 1 प्लस 1 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0, 0 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो आपको 0 आएगा, तो आपको 1 और 0 आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे, और आपका ये चैप्टर भी होगा यहाँ पे खत्म। आपको आउटपुट ढूंढना है y1 और y2, चलो देखते हैं। देखो 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 देखो, यहाँ पे इनपुट दिया है 1 और यहाँ पे इनपुट दिया है 0। अब इसका और कोई इनपुट नहीं दिया है क्या, 2 इनपुट से काम कैसे चलेगा। नहीं यार, 0 और उसके बाद y1 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपका y2 आ जाएगा, ये कैसा सवाल है। अगर मान लो y1 यहाँ पे देते हैं हम लोग, चलो देखो ये y1 जो आपको दिख रहा है ना, ये y1 हम लोग ने यहाँ पे दे दिया, तो y1 और 0 उसका क्या करना है, नॉर करना है, तभी y2 आ जाएगा ना। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा, y1 और 0 का यहाँ पे नॉर है। नॉर का मतलब क्या है, पहले तो और करो, y1 प्लस 0 करो और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, y1 बार बन जाएगा। इसका मतलब आपका जो y2 है इट इज सिंपली y1 बार। अब ये जो आउटपुट आ रहा है ये सीधे घुसेगा इसके इनपुट में, तो इसमें आउटपुट क्या आ रहा है बताओ, y1 बार आ रहा है ना, तो y1 बार आ रहा है, तो यहाँ पे एक काम करो y1 बार डाल दो। अब 1 और y1 बार मिलकर क्या होगा बताओ, फिर से नॉर है यहाँ पे, तो पहले तो 1 प्लस y1 बार हो जाएगा,
और फिर उसका बार हो जाएगा। समझे? तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि y1 जो है, y1 का वैल्यू वो 1 प्लस y1 बार का बार हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू, अब बांट दो इसमें, तो बांटोगे कैसे बताओ, याद है ना? तो बांटोगे कैसे आप यहाँ पे, तो देखो हम डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे। जब बार सेपरेट करते हो तो डॉट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो डॉट y1 बार हो जाएगा, ठीक है, बार का बार हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा, 0 डॉट y1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका y1 का वैल्यू 0 आ गया, इतना तो कंफर्म है। इसका मतलब ये 0 है। अगर ये 0 है तो देखो यही इनपुट आपका यहाँ पे जा रहा है, तो ये 0 होगा। ये 0 है, ये 0 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा बताओ, नॉर y1 बार। अच्छा जाने दो, वो जाने दो, इसका तो आउटपुट y1 बार हमको पहले से पता है ना। तो y1 का वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो y1 का बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर से समझाता हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम और ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो देखो इसको जाने दो, भूल जाओ। अब देखो पहले काम करो, जब इसका आउटपुट जो है वो इसके इनपुट में जा रहा है और इसका आउटपुट जो है इसके इनपुट में जा रहा है, और ये 1 है और ये 0 है, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो y1 है इसको यहाँ पे डाल दो, तो ये y1 हो गया। अब y1 और 0 को अगर मैं आउटपुट लूँगा यहाँ पे तो क्या आएगा, नॉर गेट है यहाँ पे ये, तो क्या करेगा वो y1 और 0 को ऐड करेगा पहले तो, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। सो दैट इज इक्वल टू y1 बार, y1 प्लस 0 y1 ही होगा, तो y1 बार होगा। मतलब आपका y2 जो है, दिस y2 इज इक्वल टू y1 बार हो जाएगा। ठीक है, अब ये y1 बार यहाँ से इसके इनपुट में जाएगा, इसका मतलब यहाँ इनपुट आपका y1 बार हो जाएगा। 1 और y1 बार का इनपुट यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगा आपके, तो आउटपुट में ये फिर से नॉर गेट है, इसका मतलब 1 और y1 बार को ऐड करेगा और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। तो इन शॉर्ट आपका जो y1 है यहाँ पे आउटपुट, दिस आउटपुट y1 इज नथिंग बट 1 प्लस y1 बार और उसका कॉम्प्लीमेंट। और जब कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दोनों में आप डिवाइड करते हो, सेपरेट करते हो, तो प्लस का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का प्लस हो जाता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो 1 डॉट y1 बार का बार, 1 डॉट मतलब 0 हो गया और y1 बार का बार मतलब y1 हो गया, 0 इंटू y1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका y1 जो है वो 0 हो गया, तो इसका आउटपुट आपका 0 हो गया। y2 की बात करते हैं, y2 किसके इक्वल है, y2 इज y1 बार, y2 इज y1 बार, y1 तो 0 था तो y2 आपका 1 हो जाएगा। y2 इज 1, y1 इज 0, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका बच्चों 12th स्टैंडर्ड वाला जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू।